गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 में साम्यवादी चीन की विदेश नीति की विशेषताएं और उद्देश्य। दूसरे महायुद्ध से पहले चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों ने उसका खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। वे उसे पूरब का तरबूज कहते थे, चाइनीज मेलन। किंतु साम्यवादी क्रांति के बाद विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ। आज न्यूक्लियर भौतिकी के क्षेत्र में चीन पश्चिमी देशों के साथ बराबरी पर है। चीन की अर्थव्यवस्था 13% की दर से छलांग लगा रही है, जो विश्व के अन्य देशों के लिए अचंभे की बात है। एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास 450 परमाणु हथियार हैं। इतनी बड़ी आर्थिक व सामरिक शक्ति से कोई भी पड़ोसी देश दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। चीन की बढ़ती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में जॉन हे ने वर्षों पूर्व कहा था कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है, और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के साथ हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन जॉन हे के द्वारा कहा गया था कि इस पूरे विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है। और यदि आज की राजनीतिक परिस्थितियों पर हम एक नज़र डालें तो ये हम महसूस करते हैं कि आज पूरा एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप चीन की बढ़ती हुई शक्ति से अचंभित है, भयभीत है, और उसका उपाय ढूंढने का प्रयास ये महाशक्तियां कर रही हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के संबंध में चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। ये दोनों ही कोटेशंस आप देखिए, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट की हो और चाहे जॉन हे की हो, ये आज जो चीन जो कुछ कर रहा है, आज चाहे वो दक्षिण चीन सागर में उसकी गतिविधियां हों, चाहे अफ्रीका में बढ़ती हुई उसकी आर्थिक साम्राज्यवाद हो, चाहे वो वन बेल्ट वन रोड का उसका सपना हो, चाहे वो चीन में बनाया गया इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, चाहे वो श्रीलंका में बनाया गया हम्बनटोटा बंदरगाह हो, चाहे वो वियतनाम और उत्तर कोरिया के बहाने पूरे एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में हलचल मचा देने की जो गतिविधियां चीन कर रहा है, ये सारे तथ्य इन दोनों ही उक्तियों को स्पष्ट करने में हमारी सहायता करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वास्तविकता नज़र आ रही है हमें कि चीन वास्तव में ऐसी महाशक्ति बन चुका है जो अब पूरे विश्व को उसने भयभीत कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के अभ्युदय का क्या महत्व है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर आज अनेक कारणों से चीन का विशिष्ट महत्व है। आर्थिक सुधारों ने चीन को विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया है। विश्व अर्थव्यवस्था का नियंत्रण आज भले ही पाश्चात्य देशों के हाथ में हो, लेकिन वे चीन की उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्हें चीन का बाजार चाहिए, क्योंकि चीन दुनिया का विशालतम जनसंख्या वाला देश है। बौद्धिक संपदा के मुद्दे पर चीन ने विश्व व्यापार संगठन और अमेरिका दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे जिनसे ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार चीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर एक शक्ति, एक महाशक्ति बन चुका है। ये पहला बिंदु हम ले रहे हैं, चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना।
दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां बनी, अमेरिका और सोवियत संघ। 1949 में चीन की साम्यवादी क्रांति होने के बाद और माओ के नेतृत्व में चीन ने जो विकास किया और जिस प्रकार से आर्थिक और सामरिक शक्ति एकत्रित की, उसके द्वारा आज वो विश्व में तीसरी महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। दूसरा बिंदु हम ले रहे हैं नवीन शक्ति संतुलन। जैसे ही साम्यवादी क्रांति हुई, चीन एक साम्यवादी देश बना, तो दुनिया का शक्ति संतुलन जो अभी तक पश्चिमी देशों के पक्ष में झुका हुआ था, जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार, या हम कहें उसकी मात्रा को देखते हुए, संख्या को देखते हुए विश्व का शक्ति संतुलन साम्यवादी गुट की तरफ झुक गया, क्योंकि सोवियत संघ और चीन दोनों ही क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के विशालतम देश हैं और चीन विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तीसरा बिंदु है अमेरिकी नीति की विफलता। जब चीन में राष्ट्रवादी संघर्ष चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो वहाँ दो गुट थे। एक गुट चांग काई शेक का था, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, जबकि दूसरा जो समूह था वो माओ के नेतृत्व में साम्यवादी दस्ते थे। अमेरिका ने चांग काई शेक की दिल खोलकर सहायता की। उस सहायता के बावजूद अमेरिका चांग काई शेक को सफल नहीं करा पाया और चाइना एक ऐसा देश बन गया जिसमें साम्यवादी शक्ति प्रस्फुटित हो गई और विश्व राजनीति में एक नया साम्यवादी देश का अभ्युदय हो गया। ये अमेरिका की बहुत बड़ी विफलता थी, अमेरिका की बहुत बड़ी हार थी। अगला बिंदु है कि पश्चिमी गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तन। जब चीन एक साम्यवादी देश के रूप में स्थापित हो गया और चीन माओ के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ने लगा, तो पश्चिमी गुट ने यानी अमेरिका ने एशिया में साम्यवाद को रोकने के लिए सीटो नामक संधि की। फार्मोसा की चांग काई शेक सरकार को बचाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। भारत और जापान को लोकतंत्र के कह सकते हैं अभेद्य दुर्ग के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और स्पष्ट नीति अमेरिका ने घोषित की कि अगर साम्यवाद को रोकने के लिए उसे सैनिक कार्यवाही भी करनी पड़े तो वो उस पर पीछे नहीं हटेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ के लिए वरदान या अभिशाप। साम्यवादी देश के रूप में अभ्युदय हुआ चीन का, सोवियत संघ को एक महत्वपूर्ण सहयोगी विश्व राजनीति में मिला, संयुक्त राष्ट्र संघ में मिला, परंतु दोनों बराबर की शक्ति वाले देश, दोनों आगे बढ़ते हुए कम्युनिस्ट देश, दोनों में निश्चित रूप से विश्व राजनीति का नेतृत्व करने की जो होड़ थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, उसके चलते दोनों के बीच मनमुटाव हुआ। तो जब इसका अभ्युदय हुआ और साम्यवादी गुट की शक्ति बढ़ी तो हम कह सकते हैं कि वो सोवियत संघ के लिए वरदान था। लेकिन जब चीन सोवियत संघ से प्रतिस्पर्धा करने लगता है, उसके नेतृत्व को चुनौती देने लगता है, तो वो सोवियत संघ के लिए एक अभिशाप के समान साबित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव। चीन में साम्यवाद के प्रसार से पूरे विश्व और खासकर एशिया में इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए पश्चिमी शक्तियां
संकल्पबद्ध हो जाती हैं। चीन भी एशिया का नेतृत्व अपने हाथ में लेने के लिए भारत को पीछे धकेलने की कोशिश करता है और इसके साथ साथ वह अपने आसपास के देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का या अपना दबदबा कायम करने का प्रयास करता है। इसके चलते संपूर्ण एशिया में हलचल उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना। जब 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हो गई तो चांग काई शेक जो अमेरिका के समर्थन से कह सकते हैं हम लोग साम्यवादी दस्ते के विरुद्ध लड़ रहे थे, वो जब सफल नहीं हुए तो चीन से भाग करके उन्होंने फार्मोसा टापू पर शरण ली। अमेरिका ने 1971 तक फार्मोसा स्थित चांग काई शेक की सरकार को ही चीन वास्तविक चीन माना और साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान नहीं की। लेकिन 1971 में आकर के अमेरिका की नीति में परिवर्तन आता है और वह फार्मोसा की जगह साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान करता है, सोवियत संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता प्रदान करता है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में साम्यवादी चीन को जगह मिलती है। और ये जो फार्मोसा टापू है जिसे हम ताइवान कहते हैं वो एक समस्या बन जाता है चीन के लिए कि चीन के दिमाग में ये बात रहती है कि फार्मोसा यानी ताइवान अमेरिका की सहायता से कभी भी साम्यवादी चीन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो निरंतर ऐसे प्रयास करता है जिनके द्वारा वह ताइवान को दबा सके या ताइवान पर अपना स्थायी कब्जा कायम कर सके। और ये सबसे बड़ी बात है कि एशिया में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ होता है और उन समस्याओं का समाधान भी बिना चीन के संभव नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति पर प्रभाव। ये बिंदु भी हम पहले बात कर चुके हैं कि साम्यवादी चीन के बढ़ते हुए प्रभाव का असर न केवल एशिया और खासकर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति पर नज़र आता है। उत्तर कोरिया, वियतनाम जो साम्यवादी हैं वहाँ पर चीन अपना प्रभाव स्थापित कर चुका है। इसके अलावा वह दक्षिण चीन सागर और उसके तटवर्ती देशों पर भी अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में है। दक्षिण चीन सागर को लेकर के ही अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक चतुष्कोणीय समझौता किया है ताकि वो इस दक्षिण चीन सागर में बढ़ती हुई चीन की शक्ति को रोक सके। चीन भारत के इस संधि समझौते से बहुत नाराज है और अभी जो पैगोंग में या डोकलाम में जो कुछ हमें नज़र आता है कहीं ना कहीं उस संधि का असर या हम कह सकते हैं उसका प्रभाव इस हमले पर है। नेक्स्ट पॉइंट है चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, बल्कि ये कहेंगे हम तो आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है चीन, जो जब अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों में 2008, 9, 10 में ज़बरदस्त आर्थिक मंदी थी, उस दौर में भी चाइना की विकास दर 8% से कम नहीं थी और आज भी 13% की विकास दर से चाइना लगातार आगे बढ़ रहा है। औसतन 2001 के बाद से 11% की आर्थिक वृद्धि चीन में दर्ज की जा रही है। चीन जो है वो लगातार अपने आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इन सब का परिणाम ये है कि न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी पूरी विश्व राजनीति प्रभावित
हो रही है। इसलिए जो नेपोलियन बोनापार्ट कह रहे हैं या जो जॉन हे कह रहे हैं कि जब चीन जगेगा तो विश्व नहीं सो सकता, और आज वही स्थिति हमें इन बिंदुओं से नजर आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साम्यवादी चीन की विदेश नीति के उद्देश्य। साम्यवादी चीन की विदेश नीति के लक्ष्यों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राष्ट्रीय हित और दूसरा विश्वव्यापी क्रांति का दूरवर्ती लक्ष्य। जिसमें अपन बिंदुवार अगर इसकी अपन चर्चा करें तो अपन कह सकते हैं पहला जो बिंदु है, ये पहला उद्देश्य है चीन की विदेश नीति का, वो है चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना, जो हर देश का है। दूसरा, चीन को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। एक महाशक्ति के रूप में वास्तव में चीन स्थापित हो चुका है, भले ही पश्चिमी देश इसे मान्यता प्रदान ना करें, परंतु जो आर्थिक और सामरिक शक्ति जो चीन ने एकत्रित की है, बनाई है, उसके बल पर आज वो एक महाशक्ति बन चुका है। एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना, नो डाउट आज पूरे एशिया पर चीन का प्रभाव है। पाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम, उत्तर कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सभी देश न केवल उसके साथ व्यापार कर रहे हैं बल्कि राजनीतिक रूप से भी उनके ऊपर चाइना का प्रभाव नजर आता है। एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना, बल्कि ये कहेंगे हम तो पूरे विश्व में साम्यवादी जगत का नेतृत्व चीन ही कर रहा है। नेक्स्ट है प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, परिवार और संपत्ति की रक्षा करना, चीनी सीमाओं का विस्तार करना, रूस के प्रभाव क्षेत्र को कम करना, काटना और चीन की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना, ये चीन की विदेश नीति के उद्देश्य हैं। अब चीन की विदेश नीति के निर्माण में योगदान देने वाले कुछ तत्वों की चर्चा हम करते हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्होंने चीन की विदेश नीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। उसमें जो पहला स्रोत है वो है विचारधारा, और विचारधारा में भी जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वो है माओ त्से तुंग का, जो चीन के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने चीन को अपनी विचारधारा से पाला है, पोसा है, उसका पोषण किया है। और माओ जो हैं वो एक व्यवहारवादी, यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने संपूर्ण विश्व को दो वर्गों में बांटा और तटस्थ राष्ट्रों का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति बंदूक से निकलती है और बंदूक से कोई भी चीज उत्पन्न की जा सकती है। उनका ये स्पष्ट विचार था कि राजनीति शक्ति, शक्ति और केवल शक्ति है। दूसरा जो प्रेरक तत्व है वो है उग्र राष्ट्रीयता। चीन के जो शासक हैं वो चंगेज खान और कुबलाई खान की विस्तारवादी नीतियों के पोषक रहे हैं। उनका राष्ट्रीय सीमा का कोई स्पष्ट मानचित्र नहीं है। स्वराष्ट्र की श्रेष्ठता, परराष्ट्र विरोधी परंपरागत भावना और वृहद चीनी साम्राज्य की महत्वाकांक्षा ने चीन को उग्र राष्ट्रवादी बना दिया है। तीसरा तत्व है राष्ट्रीय हित, जो हर एक राष्ट्र का होता है। चीनी साम्यवाद भी इस बात में विश्वास करता है कि उसकी नीति का जो वास्तविक निर्धारण है वो सैद्धांतिक आधारों पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित के आधार पर होता है, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा कभी भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पोषण नहीं करती है। लेकिन चीन जो है वो एक व्यावहारिक साम्यवादी है, जहाँ उसे अपने आर्थिक साम्राज्य का विकास करना है, विस्तार करना है, वहाँ वह साम्यवाद को भूल जाता है। और जहाँ नेतृत्व की बात आती है तो वो साम्यवादी नेतृत्व का झंडा बुलंद करके आगे खड़ा हो जाता है। तो ये एक राष्ट्रीय हित के बात में जो कर रहा हूँ कि जो चीन है उसने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही अपनी विदेश नीति का निर्माण
किया है। फोर्थ पॉइंट है हमारा परंपरागत प्रवृत्तियां और आधुनिक राष्ट्रवाद, जिसका जो चीन की सभ्यता है वो कई हजार वर्ष पुरानी है और प्राचीन समय में चीन ने जो भी आर्थिक और राजनीतिक शोषण सहा है, आज कहीं ना कहीं साम्यवादी चीनी जो दल है वो उस राजनीतिक और आर्थिक शोषण का बदला विश्व राजनीति से लेना चाहता है। इसलिए वो अपने परंपरागत दुश्मनों, शत्रुओं का भी उन्मूलन करना चाहता है, उन्हें नष्ट करना चाहता है। उसका स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने जापान है, जहाँ जो लगातार जापान चीन के निशाने पर रहता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन्होंने चीन की विदेश नीति की रूपरेखा बनाई है, उसका निर्माण किया है, उसका पोषण किया है, ताकि चीन में एक साम्यवादी दल की ही सरकार बनती है और साम्यवादी जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वही चीन की विदेश नीति का संवाहक होता है। परंतु व्यक्ति गुणों का प्रभाव भी विदेश नीति पर पड़ता है और पड़ सकता है, इस बात को दृष्टिगत रखा जाता है। इसलिए जो प्रारंभिक निर्माणक इसके रहे हैं उनका पूरा प्रभाव हमें इस चीन की विदेश नीति पर नजर